Hello and namaste, guys. I am Dr. Anushruti and I welcome you all to the Dr. Anushruti Show. Today on board, we have a man full of energy and compassion when it comes to the world of physiotherapy. He has been seen actively participating in spreading knowledge and information about physiotherapy to the whole world. He is here with us to talk about a very important topic, that is ACL injury. Today, at the end of the program, you guys will be able to know what ACL injury is and how to actually treat that. Please welcome Dr. Rohit Srivastava with me. Hello, sir. Namaste. How are you? Namaste. Hello, Dr. Anushruti. How are you? I'm fine, sir. Good to see you over here. And I hope that all Thank my you. audience, my viewers are looking forward to this episode today. Thank you so much. Thank you so much. If I am helpful to them, that very good. I'm just very that thankful to you that you just gave me the opportunity to just explore my knowledge to everybody so that they can understand the basic concepts about the ACL injuries because ACL इंजरी जनरली क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है उनको आगे उसको आगे कैसे बढ़ाना है सर्जरी करवानी है नहीं करवानी है वो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल होते हैं तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझको भी लगता है कि शायद मेरे समझाने से या मेरी चीजों से उनको कुछ समझ में आए और वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे तरह से आगे लीड कर सकें और उससे बेनिफिट पा सकें। Absolutely. Well, here I would like to tell you all to hold your breath क्योंकि अब आपको पता चलने जाएगा कि ACL इंजरी क्या है और आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग ACL इंजरी है दे आर ऑल गोइंग टू गेट सॉल्व टुडे. So first and very foremost question, what is ACL injury? How does one get it? देखिए एसीएल इंजरी बेसिकली एक सबसे पहले तो एसीएल इंजरी समझने के लिए हमें समझना होगा कि एसीएल क्या होता है। एसीएल को हम बेसिकली कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन नी से समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक नी जॉइंट का डेमो जॉइंट है बेसिकली। तो इसमें जो ऊपर की हड्डी है इसको हम कहते हैं फीमर। फीमर जिसे हम कह सकते हैं ये जांग की हड्डी होती है हमारी। और उसके नीचे ये हमारी होती है टीबिया। टीबिया जिसे हम पैर की हड्डी कहते हैं लेग बोन कहते हैं। अब ये नी जॉइंट जो होता है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है। लिगामेंट का जो काम होता है वो होता है दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखना। राइट। तो इसी तरह से जब हमारा नी जॉइंट की हम बात करते हैं तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जांग की हड्डी और पैर की हड्डी को जोड़ते हैं कुछ लिगामेंट जिन्हें हम क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। उनमें सबसे मुख्य जो होता है वो होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं इसको अगर मैं बेंड करके इस जॉइंट को आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने नी जॉइंट को बेंड किया तो आप यहां पर पाएंगे कि ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो फीमर बोन से जांग की हड्डी के पीछे की तरफ से आता है और आगे की तरफ जुड़ जाता है। जो नीचे की टीबिया बोन होती है उसमें जुड़ जाता है। तो इसी लिगामेंट को हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। क्रूशिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी तरीके से एक पोस्टीरियर साइड में भी हमारे लिगामेंट होता है जिसे हम पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। क्रूशिएट का मतलब होता है क्रूसीफॉर्म। दैट मीन्स वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सो दैट इट इज कॉल्ड क्रूशिएट। तो जब जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जिसे हम एसीएल कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में उसका फंक्शन क्या होता है कि इन दोनों हड्डी को आपस में रोक के रखना। दैट मीन्स कि अगर हमारा एसीएल इंटैक्ट है तो जब हम चल रहे हैं दौड़ रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है हमारा नी बिल्कुल स्टेबलाइज है। लेकिन जब ये लिगामेंट हमारा इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है कि जो नीचे वाली हड्डी होती है वो हड्डी आगे की तरफ भागने लगती है क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। तो जैसे ये अगर हम नॉर्मल जॉइंट की बात करें तो हम बहुत ही इजीली चलते हैं उठते हैं बैठते हैं। लेकिन जब एसीएल नहीं होगा तो क्या होगा कि हड्डी ऐसे आगे की तरफ नीचे वाली हड्डी आगे की तरफ भागेगी। तो इस लिगामेंट का काम ये होता है कि ये जो टीबिया बोन होती है नीचे वाली हड्डी होती है उसको आगे की तरफ भागने से रोकता है जैसे हम कहते हैं लचक को रोकता है। तो यही एसीएल होता है। जब ये लिगामेंट हमारा टूट जाता है या किसी भी रीजन से इंजर्ड हो जाता है उसी को हम एसीएल इंजरी कह देते हैं। और सर ये होता कैसे है? हाउ डज वन गेट इट कि he or she has been diagnosed or occurred with ACL injury? बेसिकली एसीएल इंजरी का इस तरीके से बताना जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर केसेस में ये स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादातर देखा जाता है क्योंकि उन पेशेंट्स में या उन पर्सन में ज्यादा देखा जाता है जो एक्टिवली भागते हैं दौड़ते हैं उछलते हैं कूदते हैं या स्पोर्टिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली वो पेशेंट्स जो जिनका काम जैसे फुटबॉल प्लेयर होते हैं
तो फुटबॉल प्लेयर में क्या होता है, सीधा नहीं दौड़ना होता है, उनको पाइवट करना होता है, उनको सडनली रुकना होता है और टर्न अराउंड करना होता है। तो जब हम दौड़ रहे हैं, कोई भी पेशेंट या कोई भी एथलीट जब सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उन केसेस में एसीएल इंजरी ज्यादा होती है। या अगर हम ऐसे भी बात करें कि जैसे मान लीजिए कि भाई सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन में ही नहीं हो सकती है, नॉर्मल पब्लिक में भी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि वो सडनली चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं और गिर गए, घुटने के दम पे ही गिर गए, या बाइक चला रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हो गए, तो उन केसेस में भी एसीएल जनरली देखा गया है कि वो टूट जाता है, स्पेशली मोटर बाइक के केसेस में, मोटरसाइकिल के केसेस में। And sir, what are some symptoms of ACL injury? How does one know that he or she is being suffering from ACL injury? देखिए, Identification जब कैसे होता है? या उसका आइडेंटिफिकेशन करना जो है वो, देखिए ये बहुत ही आसान है। जब भी किसी को घुटने में चोट लगती है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, घुटने में चोट लगी तो हम तुरंत तो नहीं बता सकते कि एसीएल टूटा है कि नहीं टूटा है, क्योंकि भाई घुटना बहुत बड़ा जॉइंट है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, तो कुछ भी इंजर्ड हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब घुटना इंजर्ड होता है और हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं किसी तरीके की लिगामेंट इंजरी को, तो हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होता है वो फर्स्ट एड होता है। आदमी डॉक्टर के पास जाता है। फर्स्ट एड में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइस प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, थोड़े दिन रेस्ट करता है, उसके बाद जब वो वापस से चलना फिरना शुरू करता है, तो उसको ये समझ में आता है कि उसका जो जोड़ है, जो घुटना है, वो इंस्टेबल है, उसको इंस्टेबिलिटी फील होती है। मतलब उसको, जैसे अभी मैंने बताया कि उसको लगता है कि घुटना आगे पीछे भाग गया, नीचे वाली हड्डी आगे भाग गई, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि लचक आना। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है एसीएल इंजरी का, कि लचक आती है। पेशेंट जो है, जब सीढ़ी, स्पेशली जब सीढ़ी उतर रहा होता है, या सडनली वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है चलते चलते या दौड़ते दौड़ते, तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके घुटनों में जो है लचक हो रही है और उसका जो बैलेंस है वो अच्छा नहीं बन रहा है। समटाइम्स हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट गिर भी जाते हैं, अगर वो सडनली एकदम से तेजी से चलें और रुकने की कोशिश करें, तो समटाइम्स उनको फील होता है कि वो गिर भी जाते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट लेकर के आता है हमारे पास। Moving ahead, Dr. Rohit, I would like to know when patient enters to a doctor's room, especially a surgeon, he or she is being told for surgery. Do you feel surgery is the only option? And why and when does surgery needs to be done? And why and when does surgery not needed to be done? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रेड्स ऑफ द इंजरी, राइट। ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रेड 1 में है तो हर बार सर्जरी की जरूरत है, या ग्रेड 2 में है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। देखिए, हम इसीलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ग्रेड्स क्या होती हैं हमारे लिगामेंट इंजरी की, एसीएल लिगामेंट इंजरी की। उसमें 3 ग्रेड्स होती हैं। किसी भी तरीके के लिगामेंट इंजरी में हम 3 ग्रेड्स में उसको डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। जो ग्रेड 1 होता है उसे हमें ये समझना होगा कि जो हमारा एसीएल लिगामेंट होता है वो डबल बंडल्ड होता है, यानी 2 बंडल के फाइबर से बनता है, तो काफी स्ट्रांग लिगामेंट होता है। जब हम ग्रेड 1 इंजरी की बात करते हैं, तो ग्रेड 1 इंजरी में हम ऐसे कहते हैं कि माइल्ड इंजरी, इसको कहते हैं माइल्ड टेयर। दैट मीन्स कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो लिगामेंट के टेयर आउट हो गए हैं। ठीक है। इसी तरह ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 2 में भी जो है हम कहते हैं कि कुछ ज्यादा फाइबर टीयर आउट हो गए। उसमें भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे लो ग्रेड इंजरी होती है, इंटरमीडिएट ग्रेड इंजरी होती है और हाई ग्रेड इंजरी होती है। तो लो ग्रेड इंजरी का मतलब कि जब हम बिलो 25% हम सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पर फाइबर टूटे हैं, तो उसे हम लो ग्रेड कहते हैं। अप टू 50% अगर टूटे होते हैं उसे हम इंटरमीडिएट फेज कहते हैं या ग्रेड कहते हैं। और इसी तरीके से हाई ग्रेड पार्शियल इंजरी वो होती हैं जिनमें करीब करीब 60 से 90% टेयर आउट हो जाते हैं। ये सभी पार्शियल इंजरीज में ही कवर्ड होते हैं। और एक आती है 3rd ग्रेड, जिसे हम कहते हैं टोटल टेयर ऑफ द एसीएल इंजरी। तो अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, तो सर्जरी टोटली डिपेंड करती है ग्रेड्स पे। अगर ग्रेड 1 इंजरी है, कुछ फाइबर्स हमारे टूटे हैं, सबसे पहली चीज तो हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3? ये सबसे बड़ी चीज है, ये हमें पता चलता है हमारे एमआरआई रिपोर्ट से। एमआरआई स्कैन, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप एमआरआई स्कैन कराइए। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे एमआरआई स्कैन देख करके कि ये किस ग्रेड की इंजरी है। अगर ग्रेड 1 इंजरी है तो ज्यादातर केसेस में ग्रेड 1 इंजरी हील अप कर जाती हैं।
विद रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड फिजियोथेरेपी। उसके कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, जो आपके भी जो बहुत अच्छे से जानकार हैं इन चीजों के लिए, स्पोर्ट्स इंजरीज के, एसीएल इंजरीज के। उनसे जब आप बात करेंगे, अगर ग्रेड 1 इंजरी है तो इट्स बेटर कि आप जाकर के फिजियोथेरेपी वगैरह कराएं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा और हो सकता है कि आप पूरी तरह से अपना काम करने में सक्षम हो जाएं। इस पे भी ये भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके का आपका वर्क प्रोफाइल है। अगर आप सेडेंट्री हैं, दैट मीन्स कि आपका ऑफिस वर्क है, ऑफिस जॉब है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 1 इंजरी में आप बहुत ही आसानी से उससे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे मान लीजिए कि आप बहुत ही एक्टिव पर्सन है, फील्ड जॉब है, तब भी ग्रेड 1 इंजरीज में ज्यादातर हमने देखा है कि वो अपने आप हील अप कर जाता है और पेशेंट्स को उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेड 2 टीयर की, दैट मीन्स की पार्शियल टीयर में भी हमने जैसे अभी बताया कि 3 कैटेगरी होती हैं। लो ग्रेड होती हैं, इंटरमीडिएट ग्रेड होती हैं और हाई ग्रेड होती हैं। तो लो ग्रेड में भी अगर बिलो 25% ग्रेड हमारा जो टीयर है, हमारा एसीएल, उन केसेस में जब हम करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर केसेस में ये देखते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड फिजियोथेरेपी से पेशेंट्स को काफी आराम मिल जाता है और शायद हमें कभी आगे चल के उसको कराने की, सर्जरी कराने की नीड भी नहीं होती है। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट ग्रेड की बात करते हैं और हाई ग्रेड इंजरीज की बात करते हैं, तो उसमें पेशेंट के सिम्टम्स ज्यादा हमें देखने होते हैं कि पेशेंट को क्या फील हो रहा है। अगर उसे इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, उसको लग रहा है कि उसका घुटना आगे पीछे भाग रहा है, उन केसेस में हम ज्यादातर पेशेंट्स को कहते हैं कि सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है। और ग्रेड 3 में तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, वहां तो सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि उन केसेस में लिगामेंट के हीलिंग के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो सर्जरी डिपेंड करेगी टोटली इस पे कि आपको किस तरीके की इंजरी है। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम टेस्ट करते हैं कि वेदर सर्जरी इज रिक्वायर्ड और नॉट। दैट इज बेसिकली हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम हॉप टेस्ट कहते हैं। उस हॉप टेस्ट पे ये हम डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। सर, एक टिपिकल फिजियोथेरेपी सेशन, हाउ डज अ टिपिकल फिजियोथेरेपी सेशन फॉर एन ACL injury rehabilitation looks like? What are the things that are involved in it? बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि देखिए, जब हम अगर हम शुरू से बात करते हैं एसीएल इंजरी की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो एसीएल इंजरी जब पेशेंट को चोट लगती है, जिस समय उसको चोट लगती है, उस समय उसको नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपने आप को इवेल्युएट कराते हैं, असेस कराते हैं, तो डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि हमें लिगामेंट इंजरी हुई है या किसी और तरीके की प्रॉब्लम है। अगर वो फ्रैक्चर है या कोई सी और तरीके का डिसलोकेशन है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उनको लगता है किसी भी तरीके का फ्रैक्चर या डिसलोकेशन नहीं है जॉइंट में, तो वो आपको रेस्ट करने की सलाह देते हैं, जिसे हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसे प्राइस प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्राइस का मतलब होता है पी फॉर प्रोटेक्शन, हमें उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि फर्दर इंजरी ना हो। फिर उसके बाद होता है आर, आर फॉर रेस्ट होता है, दैट मीन्स हमें उस जॉइंट को पूरी तरह से रेस्ट देना है। फिर आता है आई, आई फॉर होता है आइसिंग, जिससे कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आइस लगा के, बर्फ की सेक करते हैं। सी फॉर होता है कंप्रेशन, उस जॉइंट को कंप्रेस करके रखते हैं ताकि हमारी सूजन ज्यादा बढ़ने ना पाए। और इसी तरह ई फॉर होता है एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है कि हम उस लिम्ब को ऊंचा करके रखते हैं ताकि हमारी जो सूजन है वो जल्द से जल्द कम हो। तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो लगभग लगभग 2 से 3 हफ्ते तक हम देखते हैं, इसको करते हैं। और पेशेंट्स को जो है अलाउ करते हैं कि पेशेंट्स को इमोबिलाइज करके जॉइंट, उसको हम देखते हैं सर्जरी के, सॉरी, उसको हम ये देखते हैं कि उसको हमें ट्रीटमेंट देने की कितनी जरूरत है। पहले तो हम उसको कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इन द मीन टाइम, जब 3 हफ्ते, करीब करीब 2 से 3 हफ्ते बीत जाते हैं, तब फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप एक एमआरआई स्कैन कराएं, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि वो किस तरीके की इंजरी है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या करने की जरूरत है। अगर बाय द वे ग्रेड 1 है या इस तरीके की इंजरी है जो हील अप कर सकती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी होती है वो होती है हमारा रेंज ऑफ मोशन। सबसे पहले, क्योंकि जब हम इमोबिलाइज करते हैं जॉइंट को, तो जॉइंट हमारा काफी स्टिफ हो जाता है, तो हमें सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन देखना है। हमें ट्राई करना है कि क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ अच्छे से मेंटेन रहे। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप मसल जो होती हैं वो हमारी जांघों की मांसपेशियां जिसे हम कहते हैं, और हैमस्ट्रिंग मतलब जांग के पीछे की जो मांसपेशियां हैं, उन पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, ताकि जब वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो हमें लिगामेंट, अगर हमारे कुछ टूटे फूटे भी हैं, तो वो जब हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं तो हम उन पे, जब मसल पे ज्यादा जोर आता है तो लिगामेंट पे जोर कम होता है और हम ज्यादा अच्छे से बेहतर चलना फिरना, उठना बैठना कर सकते हैं।
रिकवरी इस पे निर्भर करती है कि मरीज हमारा कितना हमारा साथ दे रहा है, हमें फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कितनी एक्सरसाइजेस को कर रहा है। जितना ज्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर द पेशेंट एंड फॉर द थेरेपिस्ट ऑल्सो टू रीगेन हिज रिकवरी बेटर इन अ अर्ली टाइम। Absolutely. So, moving ahead, we have a segment named as Ask the Doctor. Now, I have some questions ready for you जो patients ने, general audience ने मुझे दिए हैं आपसे पूछने के लिए regarding ACL injury. I do hope that you will answer them. या श्योर। The first question is from Neha Sood from Delhi. She says, Hello, Dr. Rohit. I have been diagnosed by ACL injury. I want to know what type of physiotherapist should I choose? A sports physiotherapist or an orthopedician physiotherapist or a general physiotherapist? देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए ये इस पे निर्भर करता है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करेंगी कि फिजियोथेरेपिस्ट को कितना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, दैट इज डिपेंड्स ऑन दैट। बिकॉज अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स में वर्क कर रहे हैं from the last 10 years, 15 years, like I am working from last 15 years in orthopedic. So obviously आप बेटर है कि आप एक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट को चूज करें rather कि एक नए फिजियोथेरेपिस्ट को जिसको इस बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरी राय में बेटर होगा कि आप ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को चूज कर सकती हैं rather कि आप जो है एक नए फिजियोथेरेपिस्ट को चूज करें जो एक जनरल फिजियोथेरेपिस्ट है जिसको अभी इसके बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है। Great. I hope, Neha, your question is answered. Moving ahead, we have Mrs. Ruchi from Bhagalpur. She says, मैं घर में पोछा लगाती हूँ तो पोछा लगाते हुए घुटनों में दर्द होता है, क्या इससे लचक आने के चांसेस हैं? मेरी एज 52 है। देखिए अगर आप पोछा लगा रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं घर के अंदर, तो लचक आने के चांसेस, देखिए आपकी एज अगर 52 है तो इट्स बेटर कि आप, अगर ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आपको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके साथ आप अपनी मांसपेशियों को ज्यादा स्ट्रांग करें, वो ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। लचक आने की संभावना तभी ज्यादा होगी जब आपकी मसल्स वीक होंगी। अगर आप अपनी मसल्स को रेगुलर एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेज से स्ट्रांग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको चांसेस बहुत ही कम है, आप अपनी डेली एक्टिविटी को आगे बखूबी कर सकते हैं। Absolutely. Moving ahead, we have one more question ready for you. Mr. Amit from Delhi, he says, my physiotherapist has told me to wear a normal brace, but I have seen people wearing an ROM brace. I am suffering from ACL injury for the last 2 months. Please tell me when to wear a normal brace and when to wear an ROM brace. ये क्वेश्चन थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि ब्रेसेस की, तो ब्रेसेस सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको किस ग्रेड की इंजरी है, राइट। तो मुझे ये बताना बहुत ही टफ होगा कि उनको क्या प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए और क्या वो कर रहे हैं। अगर हम जनरल बात करें, जब अगर हम अज्यूम करते हैं कि उनको ग्रेड 2 इंजरी है और 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो मेरे हिसाब से उनको किसी भी तरीके की ब्रेसेस की अभी कोई खास नीड नहीं है। सपोर्टेड वॉकिंग वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ज्यादा एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी और मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना चाहिए, ताकि उनकी मांसपेशियां ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो और वो ज्यादा से ज्यादा इजी रह सकें। नी ब्रेस की जहां तक बात है, तो आरओएम ब्रेस जनरली हम इनिशियल फेजेस में देते हैं, जहां पर रेंज ऑफ मोशन हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है या एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन के ऊपर हमें नहीं जाना होता है। तो आरओएम नी ब्रेस आफ्टर 2 मंथ्स आई डोंट थिंक कि उनको नीड होगी, अगर किसी भी तरीके की उनको एसीएल इंजरी है तो। Well, very well answered, Dr. Rohit. Now, next question coming up your way is, we have seen a lot of योग gurus. YouTube पे जब भी लोग सर्च करते हैं, हमारे पास योग गुरुज हैं काफी ज्यादा, जो काफी फेमस भी हैं, those who are namely famous, and they tend to give exercises for all the injuries, for all the problems, and yeah, nowadays they are also said to be one of the competitors, unsaid competitors for a physiotherapist. What do you feel, one should rely on these YouTube videos, on these yoga gurus, self-proclaimed yoga gurus, I would say, or one should directly go to a doctor? देखिए योग गुरुज वॉट एवर दे आर सेइंग, आई डोंट थिंक that is very related to your problems, right?
basically yoga is a good thing. I always that support the yoga because it is very good for your health, your mental health. But if we talk about the patients, right? If you are a patient, so if a patient is going to a yoga guru, that means I don't think they have a good experience or good knowledge over the exactly the knee injuries or especially the ACL, PCL, like this kind of injuries. So I would prefer that you should go to a qualified physiotherapist for your personal problems, like your quadriceps hamstring problems, like your muscle strengthening, like your proprioceptive training, like your any kind of neuromuscular functions, proprioception, right? If you are going to that physiotherapist, that will be very good for you. Except instead of you are going to a yoga guru, I don't think that they are very that means familiar with your anatomy, right? So it's better that you should go to the qualified physiotherapist so that they can understand your problem and they will provide you a treatment according to your problem. That is very important thing, right? Following everyone is not the answer. You need to think that it's your body, you have to take care of it. Just it's a live body, it's your body. Because if you are going to purchase a single 10 rupees pen, you search for 2 shops, 3 shops, 4 shops, but it's your body. So it's better you just search for a good and a qualified physiotherapist who will give you a better result to your problems, right? That is my answer. Fully justified, fully justified. Dr. Rohit, I would like to know some risk factors associated with ACL injury that is left untreated. ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप जानते हैं, कबड्डी प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो कि गांव ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट की या एक अच्छे डॉक्टर की रीच नहीं होती है. आपने देखा होगा, दे सच पीपल दे ऑफन टेंड टू हैव अनट्रीटेड एलिमेंट्स एंड दे स्टिल वर्क इन देयर लाइफ. आप मुझे ये बताइए कि क्या एक अनट्रीटेड एसीएल इंजरी के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उन्हें आगे जाकर के क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर हम एसीएल इंजरी को ट्रीट नहीं करते या ठीक से उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है. देखिए, एसीएल इंजरी अगर हम ट्रीट नहीं करते, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे ये जॉइंट है, अगर ये जॉइंट है पूरी तरह से स्टेबल है, राइट, ये कहीं भी नहीं जा रहा, लेफ्ट राइट दैट बैक एंड फोर्थ, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. सो क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. जो हमारे जॉइंट होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक थिक लेयर सी बनी हुई है जॉइंट सर्फेसिस पे, राइट. ये जो हिस्सा होता है इसे हम मेनिस्कस कहते हैं. ये एक डिस्क होता है जिसे हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं हमारे नी जॉइंट के लिए. तो अगर बाय द वे हमारा एसीएल नहीं है या टूटा हुआ है, उन केसेस में क्या होगा कि जब आप, ये एक पैडिंग होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, राइट. तो जब एसीएल हमारा नहीं होता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा लोड हमारे बोन्स के ऊपर आता है, उन सर्फेसेस पे आता है. शुरू में अगर आप यंग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एसीएल टूटा है, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो. लेकिन समय के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे जो कार्टिलेज होती है, जो पैडिंग होती है जॉइंट को प्रोटेक्ट करने की, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है. तो एक बार अगर कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है जो इरिवर्सिबल है, राइट. तो अगर हमें एसीएल इंजरी हुई है जो टूट गया है, उसको पूरी तरह से, अगर डॉक्टर ने हमें कहा है कि आपको सर्जरी की नीड है, तो बेटर है कि आप सर्जरी जितनी जल्दी हो सके उसको करा लें. अगर आप नहीं कराते हैं तो कार्टिलेज डिजनरेशन स्टार्ट होगा. हो सकता है कि 1-2 साल में ना हो, लेकिन आने वाले लंबे समय में कार्टिलेज डिजनरेशन होगा, जिससे आपको घुटने का गठिया होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. दूसरी चीज, जो हमारी मेनिस्कस होते हैं, जैसे हमने अभी बताया डिस्क होते हैं, उनके भी फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. और जब वो फटते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर पेन स्टार्ट होता है, आपको लॉकिंग होना शुरू हो जाता है जॉइंट का. कार्टिलेज डैमेज होते हैं तो भी आपको जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, और आपकी डेली एक्टिविटी में समय के साथ वो प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं. तो अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको इसकी सर्जरी कराना है, तो इससे बेहतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम अपने जोड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्जरी करा लेना बेहतर होगा. बाद में पछताने से अच्छा है कि हम जल्द से जल्द सर्जरी करा के उसको ठीक कर लें. Absolutely. Dr. Rohit, can you tell me how does one know that he or she is being fully recovered from ACL injury? What are some things that one should actually get to know that, okay, now I do not need any rehabilitation service, now I do not need any surgery, anything, and I can get back to my sports, my duty, or anything?
देखिए उसके लिए क्या होता है कि अगर जैसे किसी को एसीएल इंजरी हुई है और हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं। कंजर्वेटिवली मैनेज का मतलब कि विदाउट एनी सर्जरी ग्रेड 1 टेयर हुआ, उसके बाद फिजियोथेरेपी हम रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट कुछ टेस्ट करते हैं जिसे हम जनरली कहते हैं हॉप टेस्ट, जैसे मैंने शुरू में बताया था। हॉप टेस्ट का मतलब होता है जंप टेस्ट। हम पेशेंट्स को जंप करा करके देखते हैं। उसमें इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत सिंपल सा टेस्ट है। एक फिजियोथेरेपिस्ट एक लाइन खींच देंगे, आपका जो इन्वॉल्व लेग है और जो अनइन्वॉल्व लेग है उससे सिंगल लेग, यानी आपको जो अनइन्वॉल्व लेग है पहले उससे एक पैर से जंप करना है। जो पैर में आपको चोट नहीं है उससे आपको मैक्स टू मैक्स जंप करना है और अपने आप को होल्ड करना है 3 सेकंड में एक जंप करके। और फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे जो इन्वॉल्व, जो टूटा हुआ लिगामेंट जिसमें था, उससे सेम जंप का आपको करवाएंगे। और फिर आपको जंप करके 3 सेकंड अगर आप रोक ले रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अनइन्वॉल्व लेग और इन्वॉल्व लेग में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ये डिफरेंस 80% से कम आ रहा है तो ऑब्वियसली हम कह देते हैं कि पेशेंट जो है एकदम पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी को अगर वो मान लीजिए कि वो टेस्ट जो हम कर रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि हमारा जो एथलीट है या जो हमारे पेशेंट है वो उसको 80% तक नहीं पास आउट कर पा रहे हैं या उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उन केसेस में हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि अभी आपको और फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस की नीड है, जिससे कि आप जो है और अपने लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। इसी तरीके से काफी वेरिएशंस भी होते हैं इसमें, जैसे सिंगल लेग, हमारे ट्रिपल हॉप होता है, डायगोनल हॉप होता है, बहुत सारे हॉप होते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो इस चीज को ज्यादा बेटर आपको बता पाएंगे कि आपको कैसे वो सिंगल लेग लिम्ब हॉप टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है और कैसे उसको पास आउट करना है। Absolutely, sir. Sir, as we move to the end of the show, I would like to know one of your success stories of a patient having ACL injury, if you would like to share any of them. देखिए एसीएल इंजरीज की जहाँ तक बात करें, मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ तो बहुत सारे एसीएल केसेस होते हैं हमारे हॉस्पिटल में। लगभग लगभग 15 से 20 एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हर महीने होते हैं। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो पेशेंट्स हमारे जो होते हैं अगर हम कंजर्वेटिवली भी उनको ट्रीट कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी रिजल्ट हमारे काफी अच्छे आते हैं। और अगर सर्जरी हो रही तो आफ्टर सर्जरी भी रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे होते हैं। 3 महीने में लगभग लगभग हमारे पेशेंट्स जो है वो सारी चीजों में करने लगते हैं। अगर वो नॉर्मल एक पर्सन है जो डे टू डे लाइफस्टाइल में अपनी ऑफिस जाता है आता है और नॉर्मल अपना डे टू डे एक्टिविटी कर रहा है, जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें, तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद करीब करीब 1.5 से 2 महीने में हम फुल रेंज ऑफ मोशन, उसकी स्ट्रेंथ अचीव कर लेते हैं। और उसको हम एडवाइस करते हैं कि करीब करीब अगर वो चाहता है किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भाग लेना तो उसको हम जनरली एडवाइस करते हैं करीब करीब 4 से 6 महीने के बाद कि वो अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी को रिज्यूम कर ले। आजकल ऐसी भी सर्जरीज आ गई हैं जो बहुत एडवांस हो गई हैं, जैसे फाइबर टेप और इंटरनल ब्रेस सर्जरीज हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें 6 महीना वेट नहीं करना होता, उसमें हम 3 महीने बाद ही पेशेंट को हॉप टेस्ट और ये सारी चीजें करा के उसको रिटर्न टू प्ले कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो काफी अच्छे से रिकवर हुए हैं। हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है उन पेशेंट्स का, एसीएल सर्जरी के बाद क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है, वो पूरा प्रोटोकॉल हमारा सेट है हमारी जगह पर और हम उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। और 99% केसेस में पेशेंट्स हमारे हैप्पी रहते हैं। Good job. Well, we know every patient is different, every body is unique. But at the end of the show, what would Dr. Rohit's message would be to every listener who is suffering from ACL injury? देखिए अगर आपको एसीएल इंजरी है या आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको एसीएल टेयर हुआ है और उसमें सर्जरी की नीड है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से पूछें सर क्या सर्जरी की वाकई नीड है। अगर वो कहते हैं कि नहीं सर्जरी के बिना काम नहीं चलेगा, या आप खुद भी समझते हैं कि हाँ भाई ग्रेड 2 टेयर है या ग्रेड 3 टेयर है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है उस लिगामेंट के टूटने से, क्या हमारे लिगामेंट जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी डेली एक्टिविटी में। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, लचक आ रही है, चलने फिरने में हमें दिक्कत हो रही है, तेज चलने में, दौड़ने में, सीढ़ी उतरने में हमें लचक आ जा रही है, हम गिर जा रहे हैं। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो बेहतर है कि आप जल्द से जल्द सर्जरी को करवा लें और अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में वापस लौट आएं।
तो सबसे अच्छा मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी इंजरी को पहचानिए, इंजरी को समझिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन चीजों को एज इट इज फॉलो करिए। अगर वो सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं, आप सर्जरी करवाइए। अगर वो कह रहे हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितना उस चीज के लिए अप्रोप्रिएट है वो सर्जरी आपके लिए कि नहीं है, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जितना जल्द से जल्द सर्जरी करा लें उतना बेहतर होता है। अगर सर्जरी की नीड नहीं है तो भी आपको फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो सर्जरी करा रहे हो आप, चाहे आप सर्जरी नहीं करा रहे हो। एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमने सर्जरी करा ली बस अब हो गया, आप कुछ नहीं करना है। लेकिन फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरीज का। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, और जो इंसान फिजियोथेरेपी करा रहा है, जो इंसान फिजियोथेरेपी नहीं कराना है, दोनों के रिजल्ट में करीब करीब 60 to 70% का लैग रह जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, आप चाहे सर्जरी करा रहे हो, आप चाहे सर्जरी नहीं करा रहे हो। तो इट्स बेटर you just meet your physiotherapist every time, whether you are going for the surgery, whether you are going not for the surgery. Absolutely. Well, with this, we have come to an end of the show. And I do hope that every listener, every viewer who's watching or listening this episode, by the end of this episode, is very much aware about ACL injury. जो डर उनके मन में था वो भी बहुत हद तक आपने दूर कर दिया होगा। Thank you so much, Dr. Rohit, for taking out time from your schedule to be a part of this show and speak to my audience. Thank you so much. Thank you, Dr. Anushruti. I'm very grateful that you just talked to me, and I just shared my knowledge to everyone. Thank you so much.